हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब बी 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो एनसीईआरटी 10th क्लास जो अध्याय नंबर 11 है, मानव नेतृत्व रंग बिरंगा संसार। आज जो हमारा जो लेसन रहेगा वो रहेगा मानव नेत्र पे। तो इसमें आज हम मानव नेत्र है इनसे संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। अगर जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने लेंसों के जो लेंस है उनके जो प्रकाश के जो अपवर्तन और जो परावर्तन थे, उनके प्रतिबिंबों की प्रकृति थी, स्थिति थी, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है, मानव नेत्र है ये हमें जो हमारे लिए क्या मदद करता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तो हमारे चारों ओर की वस्तु को देखने के लिए मानव नेत्र है प्रकाश का उपयोग करता है। मानव नेत्र है प्रकाश का उपयोग करता है जिससे हम अपने चारों ओर की वस्तु को देखने के लिए समर्थ है, योग्य बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है जो मानव है, मानव नेत्र है, इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार जो कार्य है वो क्या है। चश्मा में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं, इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम जो मानव नेत्र है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मानव नेत्र क्या है? एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र क्या एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो क्वेश्चन है हम जो हमारा जो पहला जो पॉइंट होगा, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और ये अद्भुत संसार था हमारे चारों ओर के रंगों को देखने की योग्य बनाता है। तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट रहेगा यहीं तक कि मानव नेत्र क्या है? एक मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और ये हमें अद्भुत संसार था चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र आंखें बंद करके हमें वस्तु को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। आंखें बंद करके हम वस्तु को उनकी जो गंध है, स्वाद है, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक ही हम पहचान सकते हैं। तो इसलिए जो मानव नेत्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो ये हमें इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि मानव नेत्र है क्या? सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और ये चारों ओर के रंगों को योग्य देखने में बनाता है और हम वस्तु को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा ध्वनि और उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक हम पहचान कर सकते हैं अगर आंखें बंद करके भी। और आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। अगर आंखें बंद कर लेंगे तो हम क्या है, उनके जो रंग है, जो कलर है, उनको हम पहचान नहीं सकते। तो इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो ज्ञानेंद्रिय है जो उसमें से महत्वपूर्ण क्या एक मानव नेत्र है, क्योंकि हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। तो क्वेश्चन आएगा मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र है क्या है? तो ये हमने जो डिस्कशन किया था ये हम लिख सकते हैं। मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और ये हमें देखने, चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य योग्य बनाती है। क्योंकि मानव नेत्र अगर हम मानव नेत्र है उसके अपने जो आंखें अगर बंद कर लेंगे तो हम उसके रंग है वो नहीं पहचान सकते। इसलिए हमारे लिए मानव नेत्र एक उपयोगी ज्ञानेंद्रियों में से एक है। तो ये हम लिख सकते हैं। मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? ये कैमरे की भांति कार्य करता है। तो मानव नेत्र अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? कैमरे की भांति। मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? एक कैमरे की भांति। और इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र किसकी भांति काम करता है? कैमरे की भांति काम करता है। और इसका जो लेंस है, लेंस एक निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र किसकी भांति?
कैमरे की भांति काम करता है। जो इसका लेंस है, जो निकाय है, वो एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृश्य पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? जो प्रकाश में एक प्रकाश से एक पतली झिल्ली है, उससे होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश सबसे पहले कहा एक झिल्ली है, वो पतली झिल्ली है, उससे होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो इससे क्या, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं? तो हमें लिखना प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। और मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? तो हमें क्या लिखना है? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है और इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे किसे कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। तो क्वेश्चन आ सकता है जो दृष्टि पटल है इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना पर क्या बनता है? जो प्रतिबिंब, जो चित्र बनता है वो किस पे बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। और जो स्वच्छ मंडल है वो किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया है। हमने देखा कि जैसे स्वच्छ मंडल है, यहाँ है स्वच्छ मंडल, ये क्या है? प्रकाश। जब प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर गुजरेगा, जब आंखों में प्रवेश करेगा तो इससे क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ठीक जी। दृष्टि पटल है, यहाँ ये दृष्टि पटल जो रेटिना है जहां पे प्रतिबिंब बनता है। और चित्र पॉइंट 11.1 में दर्शाए गए ये झिल्ली नेत्र गोलक के अगर पृष्ठ पर एक पारदर्शी जो नेत्र गोलक है, जो इसका एक अगर पृष्ठ जो अगला भाग है इसका एक पारदर्शी लगभग उभार बनाती है। नेत्र गोलक की जो आकृति लगभग कैसी होती है? नेत्र है उसकी गोलक है, उसकी आकृति लगभग क्या होती है? गोलाकार होती है। तो इसका व्यास कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना व्यास होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे क्या ये एक गोलाकार है, इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या है? जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण है और जो एक पतली झिल्ली से होकर गुजरेगी तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नेत्र में अगर ये नेत्र है और इस नेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो किससे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पर होता है? कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकस करने के लिए जो क्रिस्टलीय लेंस ये केवल क्या विभिन्न दूरियों पर, जो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को रेटिना जो दृष्टि पटल है उस पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो जो क्या है? क्रिस्टलीय लेंस है, कहाँ दिखाया हुआ है? क्रिस्टलीय लेंस यहाँ है। अगर विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु है उनको फोकस करने का जो काम है वो किसका है? क्रिस्टलीय लेंस का है। कहाँ फोकस करने पर? दृष्टि पटल पे। और जो स्वच्छ मंडल है, जो स्वच्छ मंडल में जो अपवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? स्वच्छ मंडल के बाहरी पृष्ठ पर हो रहा है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कशन किए थे। तो क्वेश्चन आएगा क्रिस्टलीय लेंस क्या है? क्रिस्टलीय लेंस का क्या काम है? क्रिस्टलीय लेंस क्या है? जो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु है उसको दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए ये क्रिस्टलीय लेंस काम करता है। स्वच्छ मंडल क्या है? स्वच्छ मंडल जब एक पतली झिल्ली से प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। दृष्टि पटल किसे कहते हैं? रेटिना। जहां प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है उसे
दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये हमारे जो 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ये है। और फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा यहां से, कौन सा है कि कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया है जो श्वसन मंडल है, जो कॉर्निया के पीछे क्या है, एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इससे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। कहाँ है, कॉर्निया है। कॉर्निया कौन सा है, श्वसन मंडल है। कॉर्निया क्या है, एक कॉर्निया या श्वसन मंडल। इसके पीछे ये जो दिखाई दे रही है तीर का निशान है, और ये क्या है, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ एक क्या है, परितारिका है, पुतली है जो ये यहाँ दिखाई हुई है। क्रिस्टलीय लेंस हमने पढ़ा को क्या काम करता है, दृष्टि पटल है हमने देखा जो रेटिना है, और श्वसन मंडल भी हमने डिस्कशन किया था। तो परितारिका, जो तारिका है ये क्या काम करती है, जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परि जो तारिका है गहरा पेशीय डायग्राफ होता है। परितारिका क्या होता है, एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन आएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। परितारिका क्या होता है, गहरा डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज है। जैसे प्रकाश आता है तो क्या हमारी आंखें जो है छोटी जो होती है, बड़ी होती है, तो ये जो इसके जो पुतले के साइज है उसको नियंत्रित कौन करता है, परितारिका कहते हैं। परितारिका कहाँ होती है, श्वसन मंडल के पीछे होती है। श्वसन मंडल हमने देखा क्या था, जो एक जो पतली झिल्ली से होकर प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश करता है तो ये किससे, श्वसन मंडल से। और दृष्टि पटल जो रेटिना होता है, क्रिस्टलीय हमने देखा जो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु है उसको फोकस करने का काम किसका काम होता है, रेटिना पे, जो क्रिस्टलीय का होता है। और परितारिका क्या होती है, जो एक गहरा पेशीय डायग्राफ होता है जो पुतले के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता परितारिका। पुतली क्या काम करती है, नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश है, जैसे हमारी आंखों में प्रकाश पड़ता है, उसको जो नियंत्रित करती है वो कौन करती है, पुतली करती है। पुतली के साइज छोटा या बड़ा होना उसको कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। ध्यान रखना है कि पुतली में जो हमारी आंखों में जो प्रवेश, जो आंखों में जो हमारे जा रहा है प्रकाश, उसको जो नियंत्रित कर रहा है, उसको जो नियंत्रित कर रहा है वो कर रहा है पुतली। पुतली के साइज को छोटा या बड़ा हो रहा है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, परितारिका। अभिनेत्र लेंस किसे, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो अभिनेत्र है लेंस, अभिनेत्र लेंस क्या काम करता है, जो रेटिना है, दृष्टि पटल है, उस पर जो किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब दिखाना किसका काम है, अभिनेत्र लेंस का काम है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना क्या है, रेटिना दृष्टि पटल है, जो क्या काम है, जो एक क्या है, सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसे वृत्त संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। प्रदीप्ति होने वाली जो दिखाई देने वाली प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। कि जो प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, विद्युत सिग्नल होता है वो उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। दिमाग है जो इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा या वैसा भी देख लेते हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया था। तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि लेंस, हमारा नेत्र क्या है, एक गोलाकार है। इसका जो व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक जी। क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस जो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु को
फोकस करने के लिए दृश्य पटल या रेटिना पर किसका समायोजन करने के लिए क्रिस्टलीय लेंस का प्रयोग करते हैं। स्वच्छ मंडल क्या होता है? जब एक प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो वो क्या काम करता है? स्वच्छ मंडल करता है। परितारिका क्या होती है? जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वो परितारिका। पुतली क्या है? जो मानव नेत्र में जो आंख प्रकाश जा रहा है उसको नियंत्रित करने का काम किसका? पुतली का है। दृश्य पटल क्या? एक सुग्राही केंद्र दृश्य पटल है वो क्या काम करता है? दृश्य पटल है, हमने पढ़ा था, दृश्य जो पटल होता है एक जो रेटिना है किसी वस्तु को उल्टा है वास्तविक अभिनेत्र लेंस से बनाता है। रेटिना क्या है? एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जो वृत्त संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, ठीक। और अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु को उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारे पॉइंट थे आज यहां से। ये क्या है? दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के जो देखने योग्य है तंत्र है वो किसी के जो क्षतिग्रस्त होता है होने या जो कुष्क्रियाओं से दृष्टि प्रक्रियाओं में सार्थक जो हानि होती है। उदाहरण के लिए प्रकाश की जो प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया है। प्रकाश जो हमारे देखने में कौन आंखों में देखने के लिए कौन मदद करती है? कॉर्निया है, पुतली है, अभिनेत्र लेंस है या कचाप द्रव है, अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में प्रयुक्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो हम कहेंगे कॉर्निया हमने पढ़ा था, पुतली भी हमने पढ़ा, अभिनेत्र लेंस भी हमने पढ़ा था, और जो कचाप द्रव है रेटिना है जैसी संरचना है क्या है? जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में मदद करने के लिए हमारे लिए मदद करती है। और इनमें से किसी का एक भी हानि होती है तो ये क्या है? हमारी आंखों में ना दिखाई देने का एक कारण भी हो सकता है, जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगर इनमें से जो क्षतिग्रस्त होने पर, जो हानि होने पर जो चाक्षुष विकृति उत्पन्न होती है, मतलब हानि जो है हमें दिखाई न देने का कारण भी हो सकता है। आपने अनुभव किया होगा जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश कमरे में जाते हैं कि जहां ज्यादा प्रकाश होता है और कम प्रकाश में जाते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तु को नहीं देख पाते। कि हम ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो हमें जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, और कुछ समय बाद उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तु देख पाते हैं। तो आंखों की पुतली क्या है? जो आंखों की जो पुतली है परिवर्ती द्वार की भांति कार्य करती है। जो पुतली क्या काम करती है? जो मानव नेत्र में प्रकाश जा रहा है, मानव नेत्र है उसमें जो प्रकाश जा रहा है उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? पुतली का। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम परितारिका का होता है, और जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। और जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। परितारिका क्या है? पुतली के साइज को छोटा बना देती है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फूलकर बड़ा बना देती है जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो ये क्या है? परितारिका स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप में खुल जाती है। जो समझन क्षमता है वो क्या है? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवर्त पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस हमने देखा क्या काम करता है? वास्तविक या उल्टा बनाने के लिए जो रेटिना पे है प्रतिबिंब, ये अभिनेत्र लेंस काम करता है, और ये काम करता था, हमने डिस्कशन किया था। और क्या है? एक किसका बना होता है? एक जेलीवर्त पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस किसका बना होता है? जेलीवर्त पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा रूपांतरण किया जाता है। वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो पक्षमाभी जो पेशियां हैं उसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां स्थिर होती है
जब पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब पेशियां क्या है, स्थिर होती है, सिकुड़ती है, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इसी प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसी स्थिति में हम दूर वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। दूर देख पाने में समर्थ होते हैं कि क्या पॉइंट हमारा यहाँ से बन सकता है। अभिनेत्र लेंस इसमें क्या होता है, जेलीवर्त पदार्थ होता है, तो इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो पक्षमापी पेशियों के द्वारा रूपांतरण किया जाता है। ठीक जी। अभिनेत्र लेंस की वक्रता परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है उसमें परिवर्तन होता है, बदल जाती है, चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, तो इसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है क्योंकि वक्रता में बदलाव आएगा इसकी जो अभिनेत्र लेंस की, तो इसकी फोकस जो दूरी है उसमें भी बदलाव आएगा। जब पेशियां क्या है, ये स्थिर हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस क्या है, पतला होता है। स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब स्थिर होता है तो क्या फोकस दूरी क्या है, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो क्या है, फोकस जो दूरी है 10 या 15 सेंटीमीटर हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। और ये हमें दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आंख के निकट की वस्तु को देखते हैं तो ये पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है। जब आंख के निकट की वस्तु को देखते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो क्या है, सिकुड़ेगी तो क्या होगी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता है वो बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी भी घट जाती है, इसे हम निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो समझने वाली बात क्या है कि अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है उसके परिवर्तन होने पर क्या होगा, फोकस दूरी भी परिवर्तन हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ से एक पॉइंट है। जब पेशियां स्थिर होती है तो क्या उस अभिनेत्र लेंस क्या होता है, जब पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस क्या पतला हो जाता है। जैसे पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो क्या पॉइंट रहेगा, जब पेशियां स्थिर होती है तो उसका जो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है, पतला या मोटा, तो क्या कहेंगे, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। स्थिर, जब पेशियां स्थिर होती है तो क्या जो लेंस है पतला और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये पॉइंट हमारा हुआ। इस स्थिति में क्या है, जो जब पेशियां स्थिर होती है लेंस जो पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो इसमें जो हमें कौन सी वस्तुएं है स्पष्ट देख पाने में समर्थक होते हैं, दूर रखी, तो क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्या दूर की वस्तु देख सकते हैं। ये कारण हुआ। जब आप आंख के निकट की वस्तु को देखते हैं, जब हम पास की रखी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, पेशियां सिकुड़ जाती है, पेशियां सिकुड़ जाती है, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या है, बढ़ जाती है। पेशियां क्या है, सिकुड़ जाती है, तो इसमें क्या है, जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है बढ़ जाती है, तो अभिनेत्र लेंस में जो अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। लेंस क्या है, उसमें पतला हो रहा था, पतला हो रहा तो फोकस दूरी बढ़ जाती थी, और जब अब इसमें वक्रता बढ़ती है तो ये लेंस भी मोटा हो जाता है और लेंस की फोकस दूरी क्या है, घट जाती है। घट जाती तो हम क्या निकट रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। पॉइंट हमारा क्या, दूर की रखी वस्तुएं हमें कब दिखाई देती है, साफ, तो क्या कहेंगे, जब अभिनेत्र लेंस है, जो अभिनेत्र लेंस है, जो पेशियां स्थिर होगी, जब पतला होगा ना, पतला होगा तो फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें दूर की रखी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। जब हमें पास की रखी वस्तु देखनी है, जब पास की रखी देखनी है तो जो लेंस है वो क्या होगा, मोटा होगा, अभिनेत्र लेंस मोटा होगा और हमें जो फोकस दूरी है वो घट जाती है और हम निकट रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कह रहे हैं, समजन कहलाती है। तो क्वेश्चन आएगा, समजन किसे कहते हैं, समजन किसे कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, समजन कहलाती है। और तापी
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती, कि जो फोकस दूरी है एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे पृष्ठ की आंखों को अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। अनुभव करेंगे प्रतिबिंब धुंधला है या इससे नेत्र पर तनाव पड़ता है, क्या हमारी आंखों पर असर पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों में से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। कितनी दूर रखना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो हमारी आंखों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखें तो हम सही स्पष्ट से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु अगर हम नहीं दिखाई दे रही तो क्या है, हमारी आंख में किसी न किसी भाग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं देख पाते। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यंत स्पष्ट देखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी कहते हैं। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इस नेत्र को निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट बिंदु किसे कहते हैं? जिसे हम सही तरीके से हम अपनी आंखों से हम दिखाई दे के कोई वस्तु, तो वो क्या होता है? निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए कितनी होती है? अनंत दूरी पर होता है। तो आप नोट कर सकते हैं एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है जो दूधिया या धुंधला हो जाता है, जो इसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? जो क्या लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि से जो हानि हो जाता है, मोतियाबिंद को जो शल्य चिकित्सा है डॉक्टर के द्वारा दृष्टि को वापस लौटाना संभव होता है। तो आज जो हमारा जो पॉइंट रहा था मानव नेत्र कि मानव नेत्र है, इसका जो किस टाइप का किस आकार का होता है, तो हमने देखा गोलाकार होता है। किसका होता है? गोलाकार होता है। तो फिर हमने देखा क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस एक हमने डिस्कशन किया कि क्रिस्टलीय लेंस क्या कार्य करता है। जो दृष्टि पटल पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु है उसको समायोजित करने के लिए क्रिस्टलीय लेंस काम करता है। ठीक। फिर स्वच्छ मंडल हमने देखा कि जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, एक पतली झिल्ली से गुजरता है, तो किस से गुजरता है? स्वच्छ मंडल। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। परितारिका हमने देखा कि जब परितारिका जब पुतली को साइज को छोटा या बड़ा करता है तो कौन करता है? परितारिका करता है। पुतली है क्या करती है? जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो पुतली है उस प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब ज्यादा प्रकाश होता है तो उसको ज्यादा से कम मतलब उसको कम से ज्यादा प्रकाश करने का पुतली की सहायता कौन करता है? परितारिका करते हैं। दृष्टि पटल हमने देखा जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है। फिर हमने डिस्कशन किया कि जो व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। फिर परितारिका हमने देखा। और अभिनेत्र लेंस भी क्या होता है? अभिनेत्र लेंस क्या काम करता था? हमने डिस्कशन किया था कि किसी वस्तु को उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो कौन? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। रेटिना क्या है? एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फिर हमारा था कि समजन क्षमता क्या होती है? समजन क्षमता क्या होती है? जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो समजन कहलाती है। फिर कह रहा है कि एक जो क्या है, जो मानव है वो कितनी सेंटीमीटर दूर की वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई देख सकता है, तो वह है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? क्या कारण होता है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं?
केवल एक ही क्यों नहीं। तो आज हम शुरू करते हैं इस सेशन को। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हम अनेक लाभ है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र है, दो आंखों का होना अधिक लाभ है। हमारा दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा है और मानव एक नेत्र जो 37 दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, एक आंख है उसका कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150। जबकि दो नेत्रों द्वारा कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन आ सकता है ये मानव नेत्र के द्वारा एक जो क्षेत्र जो देखा जाता है उससे कितने डिग्री तक वो कोण बनाता है, तो 150 डिग्री। दो नेत्रों के द्वारा कितना बनाया जाता है? 180 डिग्री। यहाँ से हमारे ये पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं। किसी मंद प्रकाशित वस्तु के सुसूचन की सामर्थ्य की बजाय दो सूचकों से बढ़ जाती है, कि एक की बजाय दो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो कहते हैं ना, एक आदमी से अच्छा दो भला। तो इसी तरह एक आंख की बजाय दो आंख है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो आंखों से कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उनके अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे नेत्र दोनों सिरों पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है। जो शिकार करने वाले जंतु हैं उनका कितना पीछे दो और होते, तो उनका जो दृष्टि देखने का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा होता है मनुष्य की बजाय, क्योंकि मनुष्य के जो नेत्र आगे होते हैं उनके दो वो एक्स्ट्रा पीछे होते हैं। यही इसमें बताया जा रहा है। परंतु हमें त्रिविम जो चाक्षुषी की लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए तो आपको संसार चपटा केवल द्रिम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तु गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। क्या हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण अलग होता है? प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु को थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का जो संयोजन करके एक प्रतिबिंब एक चित्र बनाया जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितने पास है या कितने दूर है। 11.2 है दृष्टि दोष था उसका संशोधन। दृष्टि दोष था उसका संशोधन, जो देखने के लिए जो दोष है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है ये हम डिस्कशन करेंगे। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी संवेदन क्षमता खो सकते हैं। जो देखने की जो क्षमता है वो खो सकते हैं। कोई दोष कोई कारण होता है जिसके कारण आंखें खराब होती है, तो जो देखने की जो क्षमता है वो हम खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु है वो आराम से है सुस्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता, और उसके लिए उसको क्या किसी लेंस उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वो सुस्पष्ट वस्तु को दिखाई दे सकता है। और एक व्यक्ति को सुस्पष्ट दिखाई देने के लिए कितनी सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर जी? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर कोई आंखों में कोई किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट है वो आसानी से दिखाई नहीं देख पाता, और नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि देखने की जो दिखाई देना क्या धुंधला हो जाता है, क्योंकि किसमें? नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण। और प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि प्रमुख रूप से देखने के कितने अपवर्तन दोष होते हैं? कितने होते हैं जी? कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, मायोपियो, दीर्घ दृष्टि, हाइपर और जरा दृष्टि। ये तीन दोष होते हैं अपवर्तन के, और ये अपवर्तन के कारण है परिवर्तन होने के कारण धुंधली दिखाई देती है। ये हमारा एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि अपवर्तन होता है नेत्र में एक सामान्य दृष्टि को देखने के लिए, प्रमुख रूप से सुस्पष्ट देखने के लिए कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। देखा हमने निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये जो हमारा पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से जो हमारा जो पॉइंट है ये क्या है? एक एग्जाम बोर्ड और एग्जाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम
चाहे कौन सा भी पेपर हो उठा के देख लेना, इसमें जरूर पूछा जाता है निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो यहाँ से हमारे हैं जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये दो दोष है, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। इन दोषों को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस में उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और इन अवतल या उत्तल लेंसों के द्वारा हम इन दोषों को ठीक करके एक वस्तु को देखा जा सकता है। हम इन दोषों या इनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा जो अपवर्तन दोष होता है वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि या नियर साइटेंस, जो निकट बिंदु कहते हैं, निकट पॉइंट कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है कि नज़दीक रखी कोई वस्तु है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, अगर वो नज़दीक रखी हुई वस्तु है उसको तो स्पष्ट देख पाता है एंड सही आसानी से देख लेता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को साफ नहीं दिखाई देती उसको। तो ये कौन सा दोष है? निकट दृष्टि। निकट से नज़दीक, निकट से नज़दीक, नज़दीक को तो उसे आसानी से दिखाई देख पाता है कोई वस्तु को, और दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ऐसा दोष युक्त कि जिसमें दूर बिंदु है अनंत पर न होकर, जो दूर बिंदु पॉइंट है देखने के वो दूर न होकर नज़दीक ही हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। कुछ ही है, थोड़ी सी दूर कह सकते हैं, उसको वो आसानी से देख पाता है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु है वो उसे दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे पास की वस्तु है वो आसानी से दिखाई देती है, परंतु जो दूर है वो उसको दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है? जो बिंदु है, जो पॉइंट, जो चित्र है वो दूर रखा हुआ है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा, और पास को आसानी से देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या है कह रहे हैं जी कि निकट दृष्टि दोष है युक्त कोई नेत्र में, अगर किसी के आंखों में निकट दृष्टि दोष का कारण है तो किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है जो दृष्टि पटल रेटिना है उस पर न बनकर, जैसे रेटिना है, रेटिना पर न बन के वो क्या है? रेटिना के सामने बनता है, मतलब कि रेटिना यहाँ है, इस रेटिना पे नहीं बनता, परंतु वो क्या बनता है? रेटिना के सामने जो यहाँ बन सकता है। तो ये क्या कारण हुआ? ये कारण हुआ कि निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में क्या? अनंत पे न बन के, दृष्टि रेटिना पे चित्र न बन के रेटिना के आगे बनता है, थोड़ा सा इधर बनता है। तो क्या हुआ फिर? ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न के कारण क्या है? जो इसके कारण है निकट दृष्टि दोष के, ये क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, अत्यधिक होना, ज़्यादा होना, और नेत्र गोला का लंबा हो जाना। कि क्या पॉइंट? एक तो जो वक्रता है ना, उसकी वक्रता क्या हो रही है? अधिक हो रही है। वक्रता क्या हो रही है? अधिक हो रही है। एक तो वक्रता का अधिक होना, दूसरा क्या है? जो नेत्रक गोलक है उसका लंबा होना। क्या होना? नेत्रक का लंबा होना, ठीक। अधिक होना क्या? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का और नेत्रक लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपायुक्त क्षमता के अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब संशोधित मतलब ठीक किया जा सकता है कि अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है अधिक होना, अगर वक्रता लेंस की
जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो अधिक होगी, और उसका नेत्र गोलक की भी लंबाई है वो लंबाई अधिक होना। तो इस दोष के कारण उससे इस व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष ग्रस्त है। तो इसके लिए उसको अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। इस चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस, जो इस अवतल लेंस के कारण क्या है, वस्तु को प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले जाया जाता है। इस कारण इस दोष को ठीक किया जा सकता है। क्या है मेन जो हमारा पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि रेटिना पर चित्र न बन के क्या है उसके सामने बनता है। तो क्या है दोष है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है जी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का। ठीक है जी, ये बात भी सही है। दूसरी बात क्या है कि इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है कि जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है अधिक होना, और जो नेत्र की लंबाई है वो बढ़ जाना। तो इसके कारण क्या है, वो जो रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने बनता है। तो इसके कारण उसको अपसारी लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करके फिर वापस जो रेटिना के सामने बन रहा है, तो अवतल लेंस उपयोग करने से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो चित्र बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। जैसे चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। 11 में दर्शाया, पहले तो निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु के अंदर कहा रेटिना पे है, रेटिना पे है। परंतु निकट दृष्टि दोष व्यक्ति है तो उसे जो इस रेटिना पे जो चित्र बनना था, जैसे इसमें दर्शाया जा रहा है बी में, यहाँ पे बनना था चित्र, परंतु जो रेटिना पे चित्र न बन के कहाँ बन रहा है, इसके सामने बन रहा है, यहाँ किसी न किसी जगह बन रहा है। तो क्या हुआ कि उसका जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता वो अधिक होगी, और जो नेत्र की गोलाई है वो ज़्यादा होगी। तो इसके कारण रेटिना पे ना बन के कहाँ बना, इस चित्र पे बन रहा है। किस चित्र पे, इस पे बन रहा है। ठीक जी, तो इस पे बन रहा है तो क्या है, उससे पास की रखी वस्तु वो दिखाई दे रही है, दूर की उसे दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए चित्र 11.C में दर्शाया गया है। जैसे कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है, यहाँ हमारा रेटिना है। तो इसलिए उससे क्या है, दूर रखी वस्तु दिखाई दे रही है। अब है दृष्टि दोष। जो दूरदृष्टि दोष है वो हमें देखना है। दृग दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता या फायर साइडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए कुछ अगर इंग्लिश में कुछ गलत बोला जाता तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि दृग दृष्टि दोष को दूरदृष्टा भी कहते हैं। दृग दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता। कि निकट दृष्टि में क्या हुआ, निकट की तो उसे दिखाई दे रही है, दूर की उसे नहीं दिखाई दे रही। परंतु यहाँ क्या है, उसे दूर की तो दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु है उसको दिखाई नहीं दे रही। क्या है, दोनों के विपरीत है। निकट में क्या था, निकट रखी वस्तु दिखाई दे रही थी, दूर की नहीं। इसमें क्या है, दूर की तो दिखाई दे रही है, दूर की, परंतु निकट की दिखाई नहीं दे रही। तो ये क्या है, दृग दृष्टि दोष। परंतु इस दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री के लिए 50 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। कितनी, उसे दूर की दिखाई देती है, तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वो वस्तु रखी हुई है तो वो उसे आसानी से पढ़ लेता है। और नज़दीक, किसी को नज़दीक की दिखाई नहीं देती बिल्कुल, तो वो क्या है, उसे कौन सा रोग होगा, जरा दृष्टि या दूर दृष्टि रोग, सॉरी दीर्घ दृष्टि रोग है वो उससे है। तो कहते हैं ना कई बार कि स्टूडेंट है उसको दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, पास की नहीं, तो क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष है। तो इसके कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, पास रखी वस्तु से आने वाली किरणें हैं
जो प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकस होती है। मतलब जो रेटिना है, रेटिना जैसे आंखों पे रेटिना है, जैसे रेटिना यहाँ बनना है, परंतु जो फोकस हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेटिना के पीछे हो रही है, रेटिना के पीछे हो रही है। ठीक जी। इस दोष के कारण उत्पन्न होने के कारण जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना, उसमें भी फोकस दूरी क्या हो रही थी, जो निकट निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या कारण था, जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। तो दृश्य इसमें भी वो जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या अधिक होना, नेत्र गोल का छोटा हो जाना, उसमें क्या लंबा हो रहा था निकट दृष्टि में, इसमें क्या कम हो रहा है, फोकस दूरी इसमें बढ़ रही है। तो इस दोष को उपायुक्त क्षमता जो अभिसारी लेंस है, उत्तर लेंस का उपयोग कर सकते हैं। क्या उसमें जो नेत्रक गोलक है, नेत्रक गोलक जो है ये क्या छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, परंतु जो निकट दृष्टि में क्या लंबाई हो रही थी, बड़ा हो रहा था, लंबाई हो रही थी ज़्यादा, और जो फोकस दूरी है वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है, किसमें, दीर्घ दृष्टि दोष में। तो इसके कारण इसको किस लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस का या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा चश्मा दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करके आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। ये हमारा पॉइंट हुआ। तो इसमें हमारा चित्र पॉइंट 11.3 बी में दर्शाया है गया है दृष्टि दोष। जैसे क्या है, चित्र जो ये दर्शाया गया है, रेटिना पे चित्र बनना चाहिए जी, परंतु वो क्या है, जो रेटिना के पीछे जो चित्र बन रहा है तो उसके क्या दूर की रखी हुई वस्तु साफ दिखाई दे रही। कारण क्या है, फोकस दूरी अधिक हो रही है और जो नेत्र गोलक है वो कम हो रहा है, ये कारण था। इसको ठीक किसके द्वारा, जो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा इसको वापस रेटिना पे चित्र बनवाया जा सकता है। यह हमारे पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जरा दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टिता क्या है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समझन क्षमता है वो घट जाती है, जो देखने की जो क्षमता है वो घट जाती है उम्र के हिसाब के अनुसार। अधिकांश व्यक्तियां निकट बिंदु दूर हट जाता है, जो निकट बिंदु है पास रखी वस्तु उससे दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही, और संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं आराम से सुस्पष्ट दिखे, इनमें कठिनाई होती है और इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। अगर उससे निकट बिंदु दूर हट जाता है, पास रखी वस्तु भी उससे दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या है, जरा दृष्टि दूर दृष्टिता ग्रस्त है। और ये पक्ष महावी पेशियों की धीरे धीरे दुर्लभ होने था क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दूरदृष्टिता क्या होता है, किसके कारण होगा, जो पक्ष मावी पेशियां है वो दुर्लभ हो जाती है धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, क्या है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और क्रिस्टलीय लेंस है लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या है, ये जरा दूरदृष्टिता होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट और दूर। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया गया था, बाइफोकल लेंस, ड्यूफॉक्सी लेंस, ड्यूफॉक्सी। तो ड्यूफॉक्सी लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निकट और दूर दोनों ही ग्रस्त करना, उसे पास रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु वो नहीं दिखाई दे रही, तो क्या है, एक दो आंखें हैं उसमें उत्तल या अवतल का प्रयोग, दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुस्पष्ट देख सकने के लिए कौन सी, ड्यूफॉक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रकार के ड्यूफॉक्सी लेंस में अवतल या उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल लेंस क्या है, निकट के लिए, उत्तल लेंस क्या है, दूर के लिए। अवतल लेंस किस लिए प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि में, जो उत्तल किस में, दूर दृष्टि दोष में। ये दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करते हैं। निचला भाग आंखों में कौन सा होता है, निचला भाग होता है वो किस में होता है, उत्तल में, और ऊपर वाला भाग किसके लिए, अवतल के लिए। जो जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दूरदृष्टिता होता है, उसमें नीचे वाले आंख में कौन सा प्रयोग होता है, उत्तल का, उत्तल का। दूर वाले में किसका होता है, जो सॉरी दूर के ऊपर वाले में किसका होता है, अवतल का। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की जो आंख होती है
उसमें अवतल का, नीचे वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आजकल सप्रस लेंस तथा शल्य हस्तक्षेप के द्वारा दृष्टि दोषों का भी संशोधन संभव है। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। जो देखने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 11.2 मीटर से अधिक दूरी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को जो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 11.2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष में? अवतल का, अवतल लेंस का, क्योंकि उसे पास रखी वस्तु तो दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही। और मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए जो कितनी निकट बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि 25 सेंटीमीटर अधिक दूर हो, जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम या दूर दिखाई नहीं दे रही तो क्या है वो किसी जो दोष है हमारे अपवर्तन के जो दोष होते हैं मानव नेत्र के 3 होते हैं, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि और जरा दृष्टि। इनमें से किसी न किसी एक में कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। कि एक आयताकार कांच का स्लैब है, आयताकार कांच के स्लैब से अगर प्रकाश गुजरता है, प्रकाश अगर गुजरता है तो किस प्रकार वह अपवर्तित होता है, गुजरने के बाद किस दिशा में मुड़ता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। कि अविलंब की ओर होता है कि या अविलंब की दूर हटता है, ये हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। कि समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए जैसा कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। कि जो अपवर्तित किरण है और आपतित जो किरण है ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल समांतर होती है। कौन सी होती है? जो अपवर्तित किरण है और आपतित किरण है एक दूसरे के समांतर होती है, और जो पार्श्व में ये कुछ विस्थापित हो जाती है। कि विस्थापित मतलब स्थान है इधर से उधर हो जाती है। किसी पारदर्शी एक पारदर्शी प्रिज्म लेते हैं, कि एक पारदर्शी हम है वो प्रिज्म लेते हैं जिससे आर पार हो जाए वस्तु। तो प्रकाश एक अब हम पारदर्शी वस्तु लेते हैं, जैसे वो उससे प्रकाश है आर पार हो रहा है, तो कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजरने पर किस प्रकार अपवर्तित होगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। एक कांच का एक त्रिभुज है, इसमें हम एक प्रिज्म है, इससे अगर प्रकाश गुजरता है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कि इसके दो त्रिभुजाकार आधार, कि दो त्रिभुजाकार आधार 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। कि ये 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं जो पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम बोर्ड के लिए कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारा जो आंसर आएगा इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को। कि 2 त्रिभुज आधार और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, ये पृष्ठ एक दूसरे पे झुके होते हैं, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये हमारा आंसर आएगा। तो क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करेंगे एक कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। तो ये हमारे एक क्रियाकलाप है, हम डिस्कशन करेंगे कि जो एक त्रिभुज हमको लेनी है, कौन सी त्रिभुज है जो चित्र में दर्शाए ABC, 3 त्रिभुज हमें ली। 3 त्रिभुजों के बीच में हमने एक जो हमारी रेखा है AB, A और B, AB के बीच में हमने एक आपतित किरण है वो हमें लेनी है। आपतित किरण P और E के बीच, P और क्या एक रेखा ली और E पे क्या है एक E है, E पर एक आपतित किरण क्या एक कोण बना रही है। दूसरी तरफ हमें क्या लेना है, जैसे इसमें दिखा रहा है कि एक त्रिभुज हमें ली AB, कोण बनाती हुई एक सरल रेखा P खींची, जैसे P
और ई हमने खींची है, जिस इसमें दर्शाया हुआ है। पी ई एक रेखा हमने ली और ए बी सरल रेखा पे एक कोण बनाती है पी ई। और उसके बाद P के दोनों बिंदु P के था क्यू पर गाड़ियां, जैसा कि चित्र 11.4 में दर्शाया गया है, 11.4 में दर्शाया गया है। और फलक AC और PQ के पिनों के प्रतिबिंब को देखिए। पहले हमने कौन से देखा था, A और B पे जो है, A और B पे क्या PQ की रेखा खींची और P एक क्या कोण बना रही है। इसी तरह हमें क्या देखना है, A और C फलक देखना है। AC पे हमें कौन सी रेखा है, RS रेखा है और E पे क्या है, ये यहाँ कोण बना रही है। और पिनों तक कांच के प्रिज्म को हटाइए। रेखा पीई प्रिज्म की सीमा रेखा बिंदु ई पर मिलती है। जो पीई प्रिज्म की जो रेखा है किस पे मिलती है, पी और ई की सीमा किस पे मिलती है, प्रिज्म पीई प्रिज्म की सीमा रेखा ई पर मिलती है। जैसे ये पीई की सीमा रेखा किस पे मिलती है, प्रिज्म ई पर मिलती है। और इसी प्रकार आर एस को एक रेखा से जोड़िए, आर एस इसको हमने जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद इसमें आगे बढ़कर इस पर हम ए सी, क्या इधर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि आर एस है, इस रेखा को मिलाइए और इधर बढ़ेंगे तो ए सी पर क्या एक ए सी पे क्या है एफ मिलते हैं। ए सी पर क्या है, यहाँ एक पॉइंट हमारा क्या होगा, एफ होगा, जो एक निर्गित कोण होगा। ई एक क्या एक निर्गित कोण होगा। और पी क्या को मिलाने वाली एक रेखा, पी क्या को मिलाने वाली रेखा और ए बी से ई पर मिलती है। क्या ए बी से किस पे मिलती है, ई पे मिलती है। और ई था एफ को मिलाइए, ई और एफ को मिलाना है, ये हमने मिलाया यहाँ पे। और प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी पर क्या है, ए बी और ए सी पर क्या क्रम से बिंदु कौन से, ई और एफ बिंदु है। ये एक अभिलंब खींची, इन पर एक अभिलंब खींचना है हमें। चित्र 11.4 के अनुसार आपतन कोण क्या, आई क्या है आपतन कोण, जो गिराई जा रही वस्तु आपतित किरण से कौन सा होगा, जो अपवर्तन कोण आई होगा। आर क्या है एक जो अपवर्तित है और क्या आर है, आर क्या एक निर्गित कोण है। तो पी क्या है, पी है एक आपतित किरण है। और ई एफ क्या है, ई और एफ क्या है एक अपवर्तित किरण है। एफएस निर्गत कोण है, एफएस क्या है एक निर्गत कोण है। ए क्या है एक प्रिज्म कोण है, ए क्या है प्रिज्म कोण, ए क्या है प्रिज्म कोण है। और आई क्या है आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, ई निर्गत कोण, डी क्या है कि विचलन कोण है। तो आयताकार कांच के स्लैब का हमारा एग्जाम बोर्ड में चित्र के द्वारा दर्शाएं, तो ये हमें देखना है और चित्र का भी निर्माण बनाना होगा हमें, क्योंकि अगर 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो चित्र के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है हमारा, विचलन कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से कोण बनाती है। कि जो विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत कोण और आपतित किरण की दिशा एक कोण बनाती है। जो निर्गत कोण है, जो निर्गत कोण है आर है और आई आपतित किरण एक कोण बनाती है। इस कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। जैसे ये दिखा रहा है कि जो क्या निर्गत कोण और अपवर्तित आपतित किरण है, ये क्या एक कोण बना रही है, इनसे दोनों से क्या बनेगा, एक विचलन कोण है, ये डी बन रहा है। इसी के बारे में बताया हुआ था। इस तरह में डी क्या एक विचलन कोण है। क्रियाकलाप में हमने अध्ययन किया था, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण है वो हमें करना है। कि कांच के प्रिज्म के द्वारा, कांच के जो प्रिज्म तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण है, ये कैसे होता है। आपने किसी इंद्रधनुष के भव्य जो रंग है उनको देखा होगा। सूर्य के जो श्वेत प्रकाश में हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण या रंग किस प्रकार प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं।
प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन हमने देखा था क्रियाकलाप में। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि प्रिज्म है संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश के रंग वर्णों की पट्टी में विभक्त कर दिया कि बांट दिया कि जो श्वेत प्रकाश के रंग जो थे, जो आपतित श्वेत प्रकाश है, जो आपतित जो किरण है, इसने श्वेत प्रकाश को कितने भागों में बांट दिया। ये अलग अलग कलर है, इसमें रंगों में इसको विभक्त कर दिया। और इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। जो कह रहा है कि इस रंगीन पट्टी पर दोनों सिरों, जो रेड है और बैंगनी है, जो है बैंगनी और वायलेट है, ये हमें इन दोनों सिरों पे जो कलर है इनको देखना है। तो दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम बैंगनी, जो बैंगनी है सबसे पहले नंबर पे कौन सा, बैंगनी। वायलेट जो इंडिको है, जामुनी है। नीला है ब्लू, ग्रीन हरा, और पीला है येलो, नारंगी और ऑरेंज रेड लाल। ये जो हमारे 7 जो कलर है, बेजान है पन्ना लाल। बेजान इसकी ट्रिक बनेगी हमारी, बेजान है पन्ना लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, और ये क्या है, बेजान है पन्ना लाल, नीला और नारंगी और लाल। ये हमारे 7 जो रंग है एक श्वेत किरण से, एक प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 भागों में बंट गया। इसका जो परिवर्णी शब्द क्या है, विग्योर। आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। या इस टाइप से कर सकते हैं, या बेजान है पन्ना लाल, ये भी हमें याद रख सकते हैं। और प्रकाश के जो अवयवी वर्णन है, जो प्रकाश के जो अवयवी वर्णन है, इस बैंड को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जो प्रकाश के 7 रंगों में बांटा गया है, जो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो 7 भागों में बांटा गया है, जो एक पट्टी दर्शाई गई है, ये पट्टी जो है, इस पट्टी को क्या कहेंगे, इस बैंड को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। आप सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाए, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण एक दूसरे से अलग करता है। प्रत्येक वर्ण है, जो रंग है, कलर है, क्या एक दूसरे को अलग करता है। जैसे बैंगनी है, बैंगनी से जामुनी है, जामुनी से हरा है, हरा से पीला है, ये क्या एक दूसरे को अलग करते हैं। तो इन अलग वर्णों को विभाजन को क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। अलग वर्ण इनके जो रंग है, विभाजन को क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, एक पट्टी है 7 रंगों की, इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और 7 रंग कौन सी है, ये हमने देखा। और नेक्स्ट हमारा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा उसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, तो 7 रंगों में बंट जाता, तो इसको क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। और एक पट्टी होती है, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ये वर्ण है जो रंग है क्यों प्राप्त होते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, किसी प्रिज्म से, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। कि एक, जैसे इस चित्र नंबर है, इसमें दर्शाया गया है कि क्या है कि एक श्वेत क्या है, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है। जैसे एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, तो क्या है कि ये प्रकाश के जो प्रकाश के विभिन्न वर्ण है, जो रंग है, ये क्या आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। कोई कितने डिग्री पर मुड़ता है, कोई कितने डिग्री पर मुड़ता है। तो कह रहा है कि लाल प्रकाश कम झुकता है, कि लाल जो प्रकाश है वो कम झुकता है। और ज्यादा प्रकाश कौन सा झुकता है, वो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा जो झुकता है, विचलन होता है सबसे ज्यादा वो बैंगनी का होता है। लाल रंग है उसका कम होता है।
इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है कि अलग अलग जो रास्ते हैं, अलग अलग जो पथ है, उनके लिए क्या अलग अलग माध्यम है। तो प्रकाश उसी माध्यम में अलग अलग क्या निर्गत होता है, अलग अलग मतलब कि वो अपवर्तित होता है, सुस्पष्ट दिखाई देती है। ये सुस्पष्ट वर्णों का बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। और जो वर्ण जो एक पट्टी के रूप में, एक बैंड के रूप में दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। आइजैक जो न्यूटन था हमारा, वो उसने किसका उपयोग किया था? आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, सूर्य का जो स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। आइजैक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को अधिक विभक्त करने और बांटने का प्रयत्न किया था, अलग करने का प्रयत्न किया था। किसने? आइजैक न्यूटन ने। किसको? श्वेत प्रकाश को। किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए और उससे ज्यादा तो रंग है वो नहीं मिल पाए। जैसे 11.6 चित्र में भांति एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में दिखाया गया है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। एक सीधा है, दूसरा उल्टा है। ये क्रियाकलाप आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का जो है उल्टी स्थिति में दिखाया गया है। इसमें स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण एक दूसरे से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा कि आइजैक न्यूटन ने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इसी प्रेक्षण से न्यूटन का यह विचार है कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, वर्णों से मिलकर बना है, रंगों से मिलकर बना है? तो आइजैक न्यूटन ने कहा था। किसने? आइजैक न्यूटन ने कहा था। आइजैक न्यूटन के द्वारा बताया गया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है वो प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? कोई भी प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है तो क्या? श्वेत प्रकाश कहलाता है। 7 रंगों में विभाजन किसके द्वारा बताया गया था? सूर्य का प्रकाश आइजैक न्यूटन के द्वारा। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों के दिखाई देने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कि हमें बताना है कि इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे कणों को दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा, वायुमंडल में जो मौजूद है जल की सूक्ष्म जो बूंदे है द्वारा सूर्य के प्रकाश की परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश का जो परिक्षेपण होता है उसके कारण क्या? इंद्रधनुष प्राप्त होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और सूर्य के प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। ये किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वायुमंडल में उपस्थित जल सूक्ष्म बूंदों के सूर्य में के प्रकाश के जो परिक्षेपण होता है उसके कारण बनता है। और जल की सूक्ष्म बूंदे, जल की जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसके? प्रिज्म की भांति करते हैं। जैसे एक श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजन होता है। इसी तरह इंद्रधनुष भी जल की सूक्ष्म बूंदों के छोटे छोटे प्रिज्म के भांति कार्य करती है और एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित विक्षेपित करती है। सूर्य के जो आपतित प्रकाश है, सूर्य से जो रोशनी आ रही है, ये बूंदे क्या करती है? जो अपवर्तित विक्षेपित करती है उसको बांटती है और उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती है। क्या करती है? आंतरिक परावर्तित करती है। और जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित
प्रदर्शित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ये एक कारण है इंद्रधनुष का बनना। क्या होता है ये हमने डिस्कशन किया था। किस प्रकार इसका निर्माण होता है। सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। क्यों बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य की जो आपतित प्रकाश है क्या बूंदे हैं, ये बूंदे क्या करती है, अपवर्तित और विक्षेपित करती है। सूर्य की पीठ की ओर हो, यदि सूर्य के पेट की ओर हो तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फौरे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन है कैसे है। कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के जो विक्षुब्ध प्रवाह से धूल के कणों को आभासी और अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होंगी। जो आग है, आग जब देखिए तो उसमें ऊपर जो होती है झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। आग के तुरंत जो ऊपर की जो वायु होती है अपने ऊपर की वायु से तुलना में अधिक गर्म होती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की और कम संघन होती है। जो ऊपर की है वो तो अधिक गर्म, और जो गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में अधिक कम संघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु से होकर हमने गर्म वायु में से होकर देखने में वस्तु की आभासी स्थिति परावर्तित होती है। इस प्रकार ये अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना वृत्त स्तर की एक ऐसी परिघटना है। किसका कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण क्या है। एक तारों का टिमटिमाना। आइए देखें इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारे का टिमटिमाना क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन। और तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक जो धरती तक पहुंचता है उसका प्रकाश निरंतर क्या अपवर्तित होता है। क्यों होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है। वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है किस माध्यम में होता है। उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्रमिक परिवर्ती क्या है, अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। क्योंकि वायुमंडल क्या है, तारे के जो प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। और तारे की आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। आभासी जो स्थिति है कुछ वास्तविक स्थिति से कुछ अलग प्रतीत होती है। इसी कारण तारों का टिमटिमाना एक कौन सा कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। स्टेज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में पिछले अनुभाग में वर्णन किया था, तारों की यही आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है। कि आभासी ये जो स्थिति हो रही है, जो बन रहा है, ये क्या है, ये स्थायी न होकर क्या थोड़ी बहुत क्या है इधर उधर होती रहती है। जो अस्थायी अवस्थाएं होती है, जो तारे बहुत दूर है, वह प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निहित है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। तारों से जो आने वाले प्रकाश की जो किरण है वो उसका जो थोड़ा थोड़ा क्या परिवर्तन होता रहता है।
तारों की आभासी स्थिति विचलित होती है। तारों की जो आभासी स्थिति है वो क्या विचलित होती है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। जो आंखों में प्रवेश करते हैं तो तारों के प्रकाश की जो मात्रा है वो क्या झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला होता है और टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो क्या आएगा क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना क्या कारण है। तो हम कहेंगे तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। क्यों होता है, ये अपनी आभासी स्थिति से कुछ क्या है थोड़ा विचलित होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्या है दिखाई देता है, ये भी कारण हो सकता है। कुछ ऊंचा प्रतीत दिखाई देता है और इसलिए तारों का टिमटिमाना क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्वेश्चन है हमारा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। क्योंकि तारे देखा हम टिमटिमा रहे हैं। तो क्या तारे इसलिए टिमटिमा रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। वायुमंडलीय क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। इसके कारण क्या है, तारे क्या अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रह तारों की अपेक्षा, ग्रह क्या है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। हम ग्रह बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों को संग्रह मान ले तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए क्या है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। जब सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त होता है तो हमें क्यों सूर्योदय है 2 मिनट पहले उदय से पहले क्यों दिखाई देता है। तो क्या कारण आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमने देखा कि तारों का टिमटिमाना। सूर्य में वायु वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। सूर्योदय है सूर्य उदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्या कारण है, हमारा आंसर आएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के बाद भी दिखाई देता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में स्थिति के को पार करना। क्या चित्र 11.10 में दर्शाया गया, चित्र 11.10 में दर्शाया गया है कि सूर्य की स्थिति के सापेक्ष, सूर्य की जो स्थिति के सापेक्ष क्या स्थिति के सापेक्ष वास्तविक था आभासी स्थिति दर्शाई गई है। सूर्य की जो आभासी और क्या है दिखाई दे रही है। आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर कितना होता है, 2 मिनट होता है। इस परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका की चपटी प्रतीत होती है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो आज जो हमारा पॉइंट रहा था वो रहा था कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो कैसे प्रतीत होता है, ये हमने डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हमने देखा। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का उदय है, ये किस कारण होता है, ये हमने आज की इस क्लास में हमने डिस्कशन किया। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रकाश का परिकरण, ये कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। और आज जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेशन में भी बताइए कि क्लास कैसे रही। आज के सेशन को विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।